आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम की कंप्लीट मैराथन क्लास कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस मैराथन क्लास में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पेपर के समय आपका जो समय मिलता है उसमें आप रिवीजन कर सकें कंप्लीट सिलेबस को, तो इस बात का ध्यान रखा गया है। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना या सिखाना। शिक्षण का तात्पर्य यानी ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण है। तो आप लिख सकते हैं ज्ञान प्रदान करना ही क्या है, शिक्षण है। इसमें इस विषय में ये बातें बताई जाएंगी कि बच्चे को किस विधि से पढ़ाना है, किस सिद्धांत से पढ़ाना है, ये इसमें सब बताई जाएंगी। ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको लिखने को आए तो इस आधार पर आप लिख सकें। शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करते हैं। व्यापक अर्थ में पूछा जाए तो ये आप लिखेंगे कि व्यापक अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी ज्ञान को किसी भी माध्यम से दिया जाए। आपको वीडियो को केवल सुनना है, सुनते आपको याद हो जाएगा। शिक्षण की परिभाषा किसी एक के अनुसार आप याद कर लें जो आपको सरल लगे। डम्बल के अनुसार देखते हैं, शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ यह है कि शिक्षक कुछ जानता है और उसे छात्रों में बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना, कौशल में वृद्धि करना, मानसिक शक्ति का विकास करना, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, क्रियाशीलता का विकास करना, सूचना प्रदान करना, मार्ग प्रदर्शन करना, वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता करना, छात्रों को उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का चारित्रिक गुणों का विकास करना। शिक्षण की विशेषताएं, जो आपकी उद्देश्य होते हैं वही आप विशेषता में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, ये विशेषता हो गई। कौशल में वृद्धि, मानसिक शक्ति का विकास होता है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, क्रियाशीलता का विकास होता है, सूचना प्रदान होती है, मार्ग प्रदर्शन होता है, वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता होती है। शिक्षण को त्रिमुखी क्यों कहा गया है, तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है कि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये आते हैं। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए तो बच्चों की रुचियों को और मानसिक स्तर को। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित हैं 3, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया 3 है और त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसका केंद्र बिंदु संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, वर्तमान में शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। बुनियादी या बेसिक शिक्षा के जनक महात्मा गांधी को कहा जाता है। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, छात्रों के सीखने की गति पर होना चाहिए। संप्रेषण समझते हैं, संप्रेषण का अर्थ समझते हैं। संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण। सम का अर्थ है समान और प्रेषण का अर्थ है भेजना, अर्थात हम लिख सकते हैं समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण से अभिप्राय यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों, संदेशों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण की परिभाषा पूछी है, ये मैराथन क्लास रिवीजन के लिए है, ये ध्यान रखें। संप्रेषण की परिभाषाएं, तो संप्रेषण की परिभाषा में से किसी एक की आप लिख देंगे कि कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना तथा समझ भेजने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रेषण की विशेषताएं या महत्व पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें दोनों पक्ष क्रियाशील रहते हैं। यह द्विवाही प्रक्रिया है, अर्थात इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक संदेश भेजने वाला, एक संदेश प्राप्त करने वाला। इसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक पक्ष समावेशित होते हैं। संप्रेषण की आवश्यकता सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, संदेश के आदान प्रदान के लिए। नेक्स्ट है, संप्रेषण के घटक, कारक या तत्व पूछे जाएं तो आप लिख सकते हैं, मुख्य में आप लिखेंगे प्रेषक, माध्यम और ग्राही, ये 3 मुख्य होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सही संप्रेषण चाहिए तो प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही और प्रतिपुष्टि भी जरूरी है, ये अंतिम है। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में। 3 तो मुख्य होते हैं, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता यानी ग्राही। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के 2 प्रकार हैं। एक तो संप्रेषण शाब्दिक होता है, यानी जो संप्रेषण शब्दों के माध्यम से किया जाए उसे शाब्दिक कहते हैं, जैसे या तो मौखिक बोलकर या फिर लिखकर। ठीक है, और होता है एक अशाब्दिक, यानी संकेतों के माध्यम से किया जाए तो वो अशाब्दिक कहलाता है, जैसे ध्वनि, दृष्टि संकेत, स्पर्श संकेत, गंध संकेत, स्वाद संकेत। संप्रेषण
कक्षा में छात्रों की संख्या के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिक यानी संप्रेषण केवल एक व्यक्ति से किया जाए या एक बालक से किया जाए, वो व्यक्तिक संप्रेषण होगा। सामूहिक संप्रेषण जो समूह में संप्रेषण किया जाए वो सामूहिक संप्रेषण होगा। व्यक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या हैं? छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा देना, रुचियों के अनुसार शिक्षा देना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, व्यक्तित्व का विकास करना, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना। व्यक्तिगत संप्रेषण के लाभ या विशेषताएं क्या हैं? बालक क्रियाशील रहते हैं, बालकों की रुचियों के अनुसार शिक्षा मिलती है, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा मिलती है, पूर्व ज्ञान के अनुसार शिक्षा मिलती है, मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा मिलती है। व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष हैं। क्या दोष हैं? बालकों में सामाजिक गुण उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति को शिक्षा दी जाएगी तो वहाँ पर अधिक छात्र इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो सहयोग की भावना है वो भी उत्पन्न नहीं होती है। यह विधि अव्यवहारिक है, यह विधि व्ययपूर्ण है, यानी इसमें खर्चा अधिक आएगा, इसमें समय भी अधिक नष्ट होगा। सामूहिक संप्रेषण जो समूह में दिया जाए संप्रेषण, वो सामूहिक संप्रेषण। इसकी विशेषताएं, लाभ ये देखते हैं। इसमें बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालकों में सहयोग की भावना का विकसित होती है। यह विधि व्यवहारिक है, इस विधि में कम समय लगता है, कम खर्च होता है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है। सामूहिक संप्रेषण के कुछ दोष हैं। यह विधि बाल केंद्रित नहीं है, यह विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि में बालक क्रियाशील नहीं रहते, बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती है, इसमें बालकों की रुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संप्रेषण संबंधी बाधाएं या रुकावटें। रुचि का अभाव, संप्रेषण माध्यम की कमी, संप्रेषण सामग्री की कमी, भाषा की कमी, वातावरण संबंधी कमियां। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, तत्व या बाधक पूछे जाएं तो प्रेषक, संदेश, माध्यम और ग्राही ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत यानी सीखने के सिद्धांत। इसमें क्या होता है, किसी विषय वस्तु को पढ़ाने की प्रक्रिया है। सिद्धांत क्या है? किसी विषय वस्तु को पढ़ाने की प्रक्रिया है। इसमें समझते हैं, ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में, जितना भी हम करा रहे हैं पेपर में आएगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसे ही करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे? बालक स्वयं की क्रिया द्वारा सीखता है, उसे क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख देंगे। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है, अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रुचि का सिद्धांत, रुचि का संबंध ध्यान से होता है, बालक की जिस विषय में रुचि है उसे वो सरलता से सीख जाता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य बालकों में रुचि उत्पन्न करती है, अतः बालकों को विषय वस्तु का उद्देश्य बताना चाहिए। उद्देश्य से ही रुचि उत्पन्न होती है और रुचि से ध्यान केंद्रित होता है। नियोजन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी विषय को पढ़ाने से पहले योजना बनानी चाहिए। किसी विषय को पढ़ाने से पहले क्या है? योजना बनानी चाहिए, यही नियोजन का सिद्धांत है। चयन का सिद्धांत, बालकों की मानसिक योग्यता के अनुसार विषय वस्तु के उपयोगी तथ्यों का चयन करना चाहिए। व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, बालकों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, अतः बालकों के मानसिक स्तर, रुचियों आदि विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। लोकतंत्रीय व्यवहारिक सिद्धांत, इसमें क्या लिखेंगे? शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कक्षा में लोकतंत्री वातावरण होना चाहिए। बालक को प्रश्न पूछने, अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पानी हमारे यहाँ बहुत बरस रहा है, थोड़ी बहुत यदि पानी की आवाज़ आ रही हो तो एडजस्ट कर लेना, बाद बाकी हमारी कोशिश यही है कि आपको कंप्लीट करा दिया जाए। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, बालकों को सिखाए जाने वाले विषय वस्तु का संबंध उसके जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का मतलब है दोहराना। बालक यानी जो बालक होते हैं, किसी कठिन विषय को सीखने के लिए उस विषय वस्तु को बार बार दोहराना चाहिए। बालकों को क्या करना चाहिए? आवृत्ति का मतलब है बार बार दोहराना। पुनरावृत्ति, आवृत्ति वही है। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, बालकों को मनोरंजन के साथ पढ़ाना चाहिए जिससे वो जल्दी सीख जाएंगे। विभाजन का, लघु विभाजन या लघु सोपान, विभाजन माने टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। बालकों को विषय वस्तु को सोपानों यानी स्टेपों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। अब देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत। तो शिक्षण के सिद्धांत समझते हैं, किसी एक डेफिनेशन को समझ लेते हैं। शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्य का एक समूह होता है जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता, सीखने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने के लिए शिक्षा के
परिणामों तथा छात्रों की विशेषताओं के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, बालकों को सिखाने के लिए, बालकों के पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने के लिए। अब देखते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र होते क्या हैं ये समझ लेते हैं। किसी विषय वस्तु को पढ़ाने का क्रम है। क्या है? पढ़ाने का क्रम है ये। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो पहले छात्र को इस ऐसी वस्तुओं को बताएंगे जो उसे ज्ञात हो, फिर अज्ञात की ओर ले जाएंगे। जैसे इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को जो कुछ भी पहले से वह जानता है उसको आधार बनाकर उसे उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता है। बालक के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नए ज्ञान से जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें क्या लिखेंगे? इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को पहले बड़ी वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद छोटी वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम पूर्ण वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद अंश वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए। सरल से कठिन की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सबसे पहले सरल बातें बतानी चाहिए, उसके बाद कठिन बातें बतानी चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर या फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिनको वह देख सकते हैं, उसके बाद उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिनको वह नहीं देख सकते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों में बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर उदाहरण से सिद्धांत की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम क्या करेंगे? उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके आधार पर सामान्य सिद्धांत निकाला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को खंडों में विभाजित करके विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है, फिर उन खंडों को जोड़ते हुए समझाया जाता है। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम उनकी रुचि के अनुसार, मानसिक स्तर के अनुसार विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है? तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाता है। अनुभव से युक्त या अनुभव से तर्कपूर्ण की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम उनके अनुभव के आधार पर विषय वस्तु को समझाया जाता है, उसके बाद तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकृति का अनुसरण। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को प्रकृति का अनुसरण करते हुए विषय वस्तु को समझाया जाता है। जो कुछ भी हम बताते हैं वो हेडिंग में लिखा होता है, उसी के अनुसार आपको लिखना होता है। ठीक है। शिक्षण सूत्र का महत्व, शिक्षण सूत्र की उपयोगिता या फिर लाभ पूछे जाएँ तो आप यही लिखेंगे। बालकों को विषय वस्तु का ज्ञान सरलता से हो जाता है, इससे विषय वस्तु को पढ़ने का क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है, बालक सक्रिय रहते हैं, बालकों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, बालकों को कठिन विषय को सरलता से समझाया जाता है, बालकों की रुचियों तथा मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण प्रविधियाँ या फिर शिक्षण विधियाँ। एक एक करके समझते हैं। शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि का अर्थ है, शिक्षण विधि का अर्थ वह विधि है जिसके माध्यम से ज्ञान को शिक्षार्थियों तक पहुंचाया जाता है। अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप ये लिख देंगे, जॉन डीवी के अनुसार विधि एक निष्कर्ष निकालने में सामग्री को संगठित करने का एक ढंग है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि। इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि के गुण, महत्व, लाभ, उपयोगिता या उद्देश्य पूछे जाएं तो आप यही लिखेंगे। छात्रों में संकोच करने की भावना समाप्त होती है, रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, छात्रों का क्या होता है? मूल्यांकन होता है, छात्रों के तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, इसमें अधिक समय नष्ट नहीं होता है, छात्र अध्ययन अध्यापन यानी जो प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी छात्र सक्रिय रहते हैं, आप ये लिख सकते हैं। इसकी कुछ हानियां हैं, हानियां समझ लेते हैं। छात्र कभी कभी विषय से हटकर व्यर्थ के प्रश्न पूछने लगते हैं। यह प्रवृत्ति उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। कभी कभी कक्षा में प्रश्न अधिक हो जाते हैं तो बाहर से देखने वालों को ये लगता है कि कक्षा में पढ़ाई नहीं हो रही है। विवरण विधि को समझ लेते हैं। विवरण कहानी कहने का एक रूप है। जब प्रश्नों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है तब विवरण प्रविधि का सहारा लेते हैं। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? विवरण देने में भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। विवरण लंबा नहीं होना चाहिए, कोई अनावश्यक बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, विवरण खंडों में दिया जाना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। उद्देश्य क्या है? इस युक्ति का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क पर किसी घटना का स्पष्ट चित्र अंकित करना होता है, छात्रों को ज्ञान सरलता से ग्रहण कराना होता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। विवरण
विवरण प्रविधि के गुण में आप लिखेंगे, इसके द्वारा किसी घटना का सजीव चित्रण छात्रों की समझ प्रस्तुत करना संभव होता है। विवरण कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है। विवरण शिक्षक के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना देता है। शिक्षक जब पाठ का विकास प्रश्नों के माध्यम से नहीं किया जा सकता तब वह विवरण का सहारा लेता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य देख लेते हैं। बर्डन प्रविधि। बर्डन में क्या लिखेंगे? बर्डन प्रविधि वह प्रविधि है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु तथा व्यक्ति या स्थान का छात्रों के समझ पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, इसके गुण में लिख देंगे। गुण में क्या लिखेंगे? बर्डन किसी तथ्य का स्पष्टीकरण करता है, इससे कक्षा में रोचकता उत्पन्न बनी रहती है। इस प्रविधि शाब्दिक चित्रण बनाने की प्रक्रिया है, यह सभी विषयों में उपयोगी है। ठीक है, जो मुख्य हैं उन्हें समझ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। व्याख्यान प्रविधि। व्याख्यान प्रविधि में क्या है, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्याख्यान प्रविधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरल भाषा में छात्रों की मानसिक स्तर एवं रुचियों के अनुसार समझाया जाता है। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पष्टीकरण प्रविधि। किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम एवं बोधगम्य बनाने के लिए स्पष्टीकरण विधि का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कहानी कथन प्रविधि। यह भाषा शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर बड़ी उपयोगी है। तो प्राथमिक स्तर पर कहानी कथन प्रविधि। कहानी कथन प्रविधि के माध्यम से छात्रों में जिज्ञासा, काल्पनिक शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि। इस प्रविधि में बालक किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उदाहरण प्रविधि। उदाहरण प्रविधि के माध्यम से छात्रों की विकास शक्ति, कल्पना शक्ति के द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक एवं सरल बनाया जाता है। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खेल या गतिविधि प्रविधि। तो वह विधि, इस विधि के माध्यम से बालकों में उत्साह के साथ सीखने की क्षमता का विकास होता है। ये खेल विधि है। नेक्स्ट देखते हैं समूह परिचर्चा प्रविधि। तो सामूहिक परिचर्चा का अर्थ है समूह के अंतर्गत की जाने वाली पारस्परिक परिचर्चा या वाद विवाद। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो प्रयोगात्मक प्रविधि के माध्यम से छात्रों को स्वयं प्रयोग एवं निरीक्षण करके पाठ्य वस्तु को सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाद विवाद प्रविधि। वाद विवाद प्रविधि के माध्यम से शिक्षक और छात्र परस्पर मिलकर किसी प्रकरण या समस्या या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये आप लिख सकते हैं। कार्यशाला प्रविधि। कार्यशाला प्रविधि में क्या लिखेंगे? कार्यशाला प्रविधि का मुख्य उद्देश्य नवीन प्रविधि, विधियों एवं उपकरणों से शिक्षकों को अवगत कराना है। ये आप लिखेंगे शॉर्ट में। भ्रमण प्रविधि। इस प्रविधि के द्वारा छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं पर्यटन कराया जाता है। ठीक है, बेसिक शिक्षा पद्धति या बुनियादी शिक्षा। इस पद्धति के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे बालक अपना जीवन यापन कर सके। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की नवीन विधाएं या फिर उपागम पूछे जाएं तो आप क्या लिखेंगे, इसे समझ लेते हैं। ये आपके पेपर में सभी जो हम करा रहे हैं शॉर्ट रिवीजन है, इसी प्रकार आपको समझना है, कम पढ़ना है, लिखना ज़्यादा है। ठीक है, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। तो आप लिख सकते हैं उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तथा शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं सार्थक बनाया जाता है। अब देखते हैं बाल केंद्रित अधिगम उपागम या बाल केंद्रित शिक्षण। कुछ भी पूछा है तो आप लिखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों और मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व यानी बालक प्रधान शिक्षण होता है, यानी सरल और रुचिपूर्वक आत्मव्यक्ति के अवसर, या फिर ये लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे इसमें, बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व में इसमें बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। बालकों को सरल ढंग से नवीन ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। इससे बालकों में आत्मव्यक्ति के अवसर प्रदान होते हैं। इससे बालकों में व्यवहारिकता एवं सामाजिकता के गुण विकसित होते हैं।
बाल केंद्रित शिक्षण की आवश्यकता, तो बाल केंद्रित शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? रुचियों का ध्यान रखने के लिए, मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाने के लिए, अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए, करके सीखने के अवसर देने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक एक सहयोगकर्ता या मार्गदर्शक होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। दक्षता आधारित शिक्षण, तो बालकों को ज्ञान प्राप्ति के साथ समाज में अपना विशेष स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करनी होती है, उसे ही दक्षता आधारित शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण। बालक का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जित करना ही गतिविधि आधारित या क्रिया आधारित शिक्षण कहलाता है। इसकी विशेषताएं, बालक स्वयं से ज्ञान अर्जित करता है, बालक क्रियाशील रहता है, यह बाल केंद्रित शिक्षण है, करके सीखने पर बल दिया जाता है, बालकों में थकान उत्पन्न नहीं होती है, बालकों में व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है। रुचिपूर्ण शिक्षण, रुचि कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है। रुचि क्या है? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ये आप लिख सकते हैं। विशेषताएं क्या है? रुचि में ह्रास व अवरोध को रोका जा सकता है, विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है, बालक क्रियाशील रहता है, सीखने को आनंदमयी बनाया जाता है, रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाता है। सहगामी शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता को ही सहगामी शिक्षण कहते हैं। विशेषताएं क्या है? यह शिक्षण सहयोग पर आधारित होती है, इसमें शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों सहभागिता होती है, इसमें शिक्षार्थी क्रियाशील रहते हैं, इससे शिक्षण में रुचि उत्पन्न होती है, इससे शिक्षार्थी का पाठ की ओर ध्यान केंद्रित होता है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण से आशय बालक की अधिगम समस्या को हल करना है। बहुकक्षा शिक्षण, 2 या 2 से अधिक कक्षा को एक साथ पढ़ाना ही बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। समस्या क्या? शिक्षक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाता है, ये समस्याएं होती हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता बनी रहती है, शिक्षक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, शिक्षक सभी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। समस्या का समाधान क्या है? शिक्षक द्वारा शिक्षण से पूर्व ही योजना बना लेनी चाहिए, छात्रों को सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नैतिक शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा के लिए सभी छात्रों को एक साथ एकत्रित किया जाना चाहिए। बहुस्तरीय शिक्षण या बहुकक्षा शिक्षण, तो आप ये लिख सकते हैं, बहुस्तरीय शिक्षण का अभिप्राय बालकों को व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करता है। इसकी विशेषताएं क्या है? बालकों के समय का सदुपयोग होता है, बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालकों में विकास रुचि एवं भिन्नता के आधार पर होता है, बालक में मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा प्राप्त होती है, बालक का मानसिक विकास होता है, बालक में मानवीय गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ कक्षा शिक्षण का लघु रूप ही सूक्ष्म शिक्षण है। अगर इसकी अर्थ या डेफिनेशन पूछी जाए तो ये आप लिख सकते हैं, एक कौशल लेकर एक समय में कम छात्रों को शिक्षा देना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल पर आधारित होता है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या है? B.M. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय तथा कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली तकनीक है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, महत्व, गुण या सिद्धांत पूछे जाएँ तो आप लिखेंगे, इससे शिक्षण की जटिलता को दूर किया जाता है, छात्रों की विषय वस्तु को सरल बनाया जाता है, समय में एक कौशल पर जोर दिया जाता है, इससे छात्रों के समय की बचत होती है, ये आप लिख सकते हैं। शिक्षण कौशल, शिक्षक का व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाता है। शिक्षक का व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाता है, यानी शिक्षण कौशल व्यवहारों का समूह है, ये आप लिख सकते हैं। परिभाषा पूछी जाए तो आप ये लिख देंगे, डॉक्टर B.K. पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। शिक्षण कौशल की विशेषता या महत्व, इससे छात्रों की विषय वस्तु को सरल बनाते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, छात्रों को सीखने में सहायक है। कक्षा शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित है, इससे शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। और आपके जो कौशल हैं वो समझ लेते हैं। शिक्षण कौशल यानी प्रमुख कौशल ये हैं, तो इसमें पाठ प्रस्तावना कौशल, इसे समझते हैं।
शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं उन्हें ही प्रस्तावना कौशल कहते हैं। इसकी गुण या विशेषता पूछी जाए तो ये लिखेंगे कि प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। यह कौशल छात्रों को नया पाठ पढ़ाने में सहायक होता है। इसके द्वारा छात्रों की रुचि पाठ की ओर बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना प्रस्तुत करने की विधि प्रश्नों द्वारा, कहानी द्वारा, कविता द्वारा, चित्रों के द्वारा, प्रयोग या प्रदर्शन के द्वारा। प्रस्तावना कौशल के घटक तो देखते हैं दोस्तों। घटक पूर्व ज्ञान का उपयोग, क्रमबद्धता, अप्रसंगामिक कथन, प्रस्तावना अवधि। नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य कथन कौशल। उद्देश्य कथन कौशल में क्या लिखेंगे? शिक्षण उद्देश्यों से तात्पर्य उन रीतियों के निर्माण से है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव हो सके। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में आप क्या लिखेंगे? इसमें शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्यान कौशल। इसमें शिक्षक कठिन विषय को सरल एवं बोधगम्य बनाता है जिससे छात्रों को आसानी से समझ में आ सकें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दृष्टांत कौशल या सौदारण या उदाहरण कौशल। दृष्टांत कौशल यानी इस कौशल के माध्यम से शिक्षक कठिन विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाता है। लगभग सभी में ऐसे ही आपको लिखना है। छात्र सहभागिता कौशल। शिक्षक प्रश्न पूछते गए प्रश्न को छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं तथा शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और मानसिक दृष्टि से सक्रिय रहते हैं। इसे छात्र सहभागिता कौशल कहते हैं। उद्दीपन कौशल। उद्दीपन कौशल में देखते हैं छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एवं ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन करते हैं उसे ही उद्दीपन कौशल कहते हैं। पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन से अभिप्राय है ऐसे उद्दीपकों का प्रयोग करना जिससे किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाए। पुनर्वलन के प्रकार ये पूछा गया है धनात्मक पुनर्वलन, ऋणात्मक पुनर्वलन। धनात्मक पुनर्वलन क्या होता है? धनात्मक पुनर्वलन द्वारा छात्रों के सही यानी वांछनीय व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है और इधर क्या है? गलत व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ऋणात्मक पुनर्वलन द्वारा। श्यामपट्ट कौशल। शिक्षक के उस सहायक साधन को जिसका उपयोग किसी बात को लिखकर समझाने हेतु करते हैं उसे श्यामपट्ट कहते हैं। तो इस प्रकार के कौशल को श्यामपट्ट कौशल कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौशलों का एकीकरण। कौशलों का एकीकरण समझते हैं। एक से अधिक कौशलों का एक साथ प्रयोग करना ही कौशलों का एकीकरण कहलाता है। तो इसके उपयोग उद्देश्य पूछे जाएं तो उत्तम शिक्षण के लिए, शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, छात्रों को विषय वस्तु को समझाने के लिए, छात्रों को कठिन प्रकरण को समझाने के लिए। अब देखते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर यानी न्यूनतम अधिगम स्तर। तो अपेक्षित अधिगम स्तर के बारे में आप क्या लिखेंगे? अपेक्षित अधिगम का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को छात्र प्राप्त करें। ये आप लिख देंगे। उपाय क्या हैं अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के? तो योग्य शिक्षक, उपयोगी विषय वस्तु, छात्रों की निश्चित उपस्थिति और TLM। नेक्स्ट है आपके अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का समायोजन यानी अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकताएं। तो आवश्यकताएं में ये लिख देंगे। इस प्रकार अपेक्षित अधिगम स्तर छात्रों को गुणवत्ता की क्षमता से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। या फिर ये लिख देंगे अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिसे अध्यापक को पूर्ण करना होता है। अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में सरलता होती है। आप ये इस प्रकार लिख सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, ये हमने हिंदी में भी आपको कराया है, वही है ऐसी सामग्री जो कठिन विषय को रुचिकर बना दे, वो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता यानी छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित करने के लिए, पाठ में रुचि बनाने के लिए, विषय को सरल बनाने के लिए, ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने के लिए, बालकों को सक्रिय बनाने के लिए ये आप लिख सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार,
तो एक तो होती है श्रव्य सामग्री, ऐसी सामग्री जिसे सुनकर छात्र किसी भी प्रकरण को सरलता से समझ जाएं, जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। एक होती है दृश्य सामग्री, ऐसे साधन जिसे केवल देखकर छात्र किसी भी विषय को सरलता से समझ जाएं, जैसे श्यामपट्ट है, मॉडल है, चित्र है। एक होती है दृश्य श्रव्य साधन, ऐसे साधन जिसे देखकर तथा सुनकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाएं, जैसे टेलीविज़न है, चलचित्र है, कंप्यूटर है, ये सभी उसी में आएंगे। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं: एक से अधिक कक्षाओं में उपयोग, एक से अधिक विषय में उपयोग, एक से अधिक पाठ्य में उपयोग। बहुउद्देशीय सामग्री, विषयवार पाठ के अनुरूप छात्रों की रुचि, आयु, मानसिक स्तर के अनुसार बिना लागत से प्राप्त सामग्री। अल्प लागत की सामग्री, ये आप लिख सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हमने आपको बताए हैं, वही प्रकार आपको लिखने हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव। तो उचित स्थान पर रखना चाहिए, कीड़ों से बचाना चाहिए, अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, जहाँ पर रखें वहाँ पर पृथक कक्ष होना चाहिए, और मरम्मत होनी चाहिए, और प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। ये सभी हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव। तो इस प्रकार हमने आपको शॉर्ट में रिवीजन करा दिया है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।